साथियों नमस्ते। आज हम बात करेंगे उत्तर व्यवहारवाद की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी न किसी रूप में यूपीएससी, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर के अंतर्गत इसके अंतर्गत भी 2-3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इसकी बात करेंगे आज हम उत्तर व्यवहारवाद की, जो कि इसका प्रारंभ 1969 से ही माना जाता है, जब स्वयं डेविड स्टन ने राजनीति विज्ञान के विश्व स्तरीय सम्मेलन के अंतर्गत अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि अब हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना ही पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि व्यवहारवादियों के द्वारा जो शोध की जा रही थी वह सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं थी, अर्थात वो केवल शोध में मशगूल थे, जबकि विश्वव्यापी समस्याओं की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। इसलिए स्वयं डेविड स्टन, जो कि व्यवहारवाद के सबसे प्रबल समर्थक थे, वो स्वयं ही इसमें परिवर्तन की बात करते हैं। इसलिए यहाँ 1969 से ही इसका प्रारंभ माना जाता है, इसका उत्तर व्यवहारवाद का। तो वास्तविक रूप में यहाँ डेविड स्टन का कहना यह है कि जो उत्तर व्यवहारवाद है इसको हम 7 लक्षणों के आधार पर ठीक से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि डेविड स्टन ने ही व्यवहारवाद के लक्षणों की संख्या 8 बताई थी और उनको व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाओं की संख्या दी थी, वैसे ही डेविड स्टन उत्तर व्यवहारवाद के लक्षणों की संख्या 7 बताते हैं। नोट कीजिएगा, निश्चित है कितनी 7 बताते हैं इसके लक्षणों की संख्या। और इसके लक्षणों को डेविड स्टन नाम दे रहे हैं प्रासंगिकता के सिद्धांत। एक नोट कीजिएगा, क्या कह रहे हैं इन लक्षणों को? प्रासंगिकता के सिद्धांत। दूसरा क्या है? इसको प्रासंगिकता का धर्म भी कहा है। क्या? प्रासंगिकता का धर्म भी कहा है। तीसरा क्या है? एक वृहत अवधारणा का सारांश। क्या? एक वृहत अवधारणा का सारांश। तो यहाँ प्रश्न बन रहा है क्या कि डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण या विशेषताएं या इसकी आधारभूत जो मान्यताएं बताई हैं या इसके जो 7 लक्षण हैं, इन 7 लक्षणों को क्या नाम दिया है? प्रासंगिकता के सिद्धांत, प्रासंगिकता का धर्म और एक वृहत अवधारणा का सारांश, या आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि कर्म और प्रासंगिकता का सिद्धांत। अर्थात उत्तर व्यवहारवादियों ने नारा लगाया था क्या? कर्म और प्रासंगिकता। क्या? कर्म और प्रासंगिकता। इसका मतलब क्या है कि कर्म मीन्स शोध है। देखो, व्यवहारवादी शोध के ऊपर बल दे रहे थे। उनका मूल उद्देश्य वास्तविक रूप में ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति था। वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करना चाह रहे थे। अब उस ज्ञान का व्यवहार प्रयोग होता है या नहीं, ये बात अलग है। तो इसका मतलब यहाँ जो स्वयं व्यवहारवादी है वो यहाँ सोच रहे हैं कि ऐसी सोच से कोई फायदा नहीं है जिस शोध के द्वारा समाज में जो समस्याएं फैली हुई है या जो विश्वव्यापी समस्याएं हैं, जैसे आतंकवाद है, पर्यावरण प्रदूषण है, और उस समय की बात आए तो शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो ये सारी समस्याएं थी। आणविक खतरा भी चारों तरफ मंडरा था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत इन्होंने देखा कि ऐसी शोध की कोई सार्थकता नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा कि जो शोध की जाए, जो अनुसंधान किया जाए, उसका कुछ फायदा होना चाहिए, उसकी सार्थकता होनी चाहिए, उसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने नारा लगाया उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या? कर्म और प्रासंगिकता। कर्म और प्रासंगिकता मीन्स जो शोध की जाए, क्योंकि व्यवहारवादी तथ्यों की बात कर रहे हैं, तो जो शोध की जाए वो सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में सार्थक होनी चाहिए। प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है? अब यहाँ कितने प्रश्न बन रहे हैं बताइए। कर्म और प्रासंगिकता का नारा किसने लगाया? तो आपका आंसर होगा उत्तर व्यवहारवादी ने। क्लियर? अब इसके लक्षण क्या नाम दिया है मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब इसके लक्षण की बात करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको उत्तर व्यवहारवाद का अभिप्राय और इसकी उत्पत्ति क्यों हुई ये ठीक से समझाया था। इसमें केवल 2 बातें लेंगे हम। इसके लक्षण जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और केवल एग्जाम की दृष्टि से नहीं बल्कि उत्तर व्यवहारवाद को समझना हो तो इन लक्षणों के आधार पर समझ सकते हैं हम। क्लियर? लक्षणों की बात करेंगे और इसी के साथ में उत्तर व्यवहार में क्या कमियां हैं उसकी आलोचना की बात करेंगे। 2 बातें होंगी इसमें। तो ध्यान दें,
पहला लक्षण डेविड स्टर्न का क्या बता रहे हैं कि तकनीक से पहले सार का महत्व है। नोट कीजिएगा, तकनीक से पहले सार का महत्व है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है, मतलब इसका डेविड स्टर्न का, किसका? डेविड स्टर्न का। इसको देने वाले भी कौन है? डेविड स्टर्न। नोट कीजिएगा, कौन है? डेविड स्टर्न। तो तकनीक से पहले सार, सार का मतलब क्या है? उद्देश्य, उद्देश्य, ठीक है। तो इनका कहना है तकनीक से पहले सार का महत्व है, अर्थात उत्तर व्यवहारवादी कह रहे हैं कि ठीक है, हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करेंगे, मना नहीं कर रहे हैं, हम तथ्य एकत्रित करेंगे, इसके ऊपर हमारा जोर रहेगा, बल रहेगा, परंतु तकनीक का चयन करने से पहले हमें अपना उद्देश्य तय करना चाहिए। क्या उद्देश्य तय करना चाहिए? उद्देश्य क्या है? विश्वव्यापी समस्याओं को दूर करना, जैसे आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट, गरीबी और साम्यवाद का प्रचार हो रहा था, साम्यवाद बढ़ रहा था, अधिनायकवादी शासन प्रणाली को भी किसी न किसी रूप में रोकना चाह रहे थे। तो इसका भावार्थ ये हो गया कि उत्तर व्यवहारवादी पहले ये कह रहे हैं कि शोध तो करेंगे हम, भाई तकनीकों का प्रयोग तो कीजिएगा, लेकिन पहले उसका उद्देश्य तय करें, उद्देश्यों के अनुरूप, क्या? उद्देश्यों के अनुरूप तकनीक का प्रयोग किया जाए। जब व्यवहारवादी क्या कर रहे थे? व्यवहारवादी तकनीकों पर बल दे रहे थे, सार से, उद्देश्य से उनका कोई लेना देना नहीं था। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद की पहला लक्षण या विशेषता क्या है? तकनीक से पहले सार का महत्व। नोट कीजिएगा, कौन कह रहे हैं ये बात? डेविड स्टर्न इसके 7 लक्षण बता रहे हैं। बार बार कह रहा हूं, कौन बता रहे हैं लक्षण? डेविड स्टर्न बता रहे हैं। दूसरा इसका लक्षण क्या बता रहे हैं? उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। ध्यान दीजिएगा। अब यहां हम ये कहेंगे कि व्यवहारवादी क्या कर रहे थे? वो केवल शोध में मशगूल थे, केवल शोध कर रहे थे, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर रहे थे, वो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन कर रहे थे। क्या? मूल्य निरपेक्ष अध्ययन कर रहे थे, अर्थात एक प्रकार से रूढ़िवादी बने हुए थे, परिवर्तन से, सामाजिक परिवर्तन से उनका कोई लेना देना नहीं था। जबकि डेविड स्टर्न यहाँ जब व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवादी बन जाते हैं तो उनका कहना यह है कि शोध तो की जाए, शोध तो की जाए, लेकिन वो शोध ऐसी होनी चाहिए जिससे कि सामाजिक व्यवस्था में ठीक से परिवर्तन किया जा सके, अर्थात ऐसा परिवर्तन हो जिससे कि देश का विकास हो सके, राज्य व्यवस्था का विकास हो सके। इसका मतलब ये व्यवहारवादी की तरह रूढ़िवादी बने हुए नहीं है, यथास्थिति का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सामाजिक परिवर्तन की बातें कर रहे हैं। इसलिए इसका दूसरा लक्षण क्या बन जाता है? उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है, जबकि व्यवहारवादी यथास्थिति के समर्थक रूढ़िवादी बने हुए हैं, क्योंकि वो तो केवल शोध कर रहे हैं। अब उस शोध की सार्थकता है या नहीं, इससे इनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है। तीसरा लक्षण क्या है? मैं फिर कह रहा हूं कि यदि आप उत्तर व्यवहारवाद को समझना है तो भाई इन 7 लक्षणों को समझ जाइएगा। उत्तर व्यवहारवाद में शेष कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए तो उसको नाम दिया गया प्रासंगिकता का धर्म। तीसरा लक्षण क्या है? समकालीन समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता। देखो, उस समय वास्तविक रूप में उत्तर व्यवहारवादियों ने, विशेषकर डेविड स्टर्न, आर्नेम पावेल का कहना है कि भाई शोध तो की जा रही है, लेकिन ये शोध क्या होनी चाहिए? समकालीन समस्याओं की विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता हो। अर्थात उस समय जो विश्वव्यापी समस्याएं थी, जैसे विशेषकर मैं कहूंगा शीत युद्ध, क्या? शीत युद्ध, आणविक युद्ध का खतरा, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण प्रदूषण, ये समस्याएं थी। तो इनका कहना है कि वास्तविक रूप में शोध इन समस्याओं के संदर्भ में होनी चाहिए, जिससे कि इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो ये इसका तीसरा लक्षण होगा, क्या? समकालीन समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता, अर्थात ये वास्तविक रूप में जो विश्वव्यापी समस्याएं थी उनको दूर करना चाह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भाई आप अनुसंधान करो, शोध करो, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन वो सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के संदर्भ में सार्थक, प्रासंगिक होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, उसका कोई न कोई फायदा होना चाहिए। अगला लक्षण क्या है? चौथा, मूल्य। ध्यान दें, मूल्य राजनीतिक अध्ययन का अभिन्न अंग है। क्या? मूल्य राजनीतिक अध्ययन का अभिन्न अंग है। डेविड स्टर्न या उत्तर व्यवहारवादी कह रहे हैं कि भाई जो व्यवहारवादी हैं
वो केवल किसकी बात कर रहे थे? तथ्यों की बात कर रहे थे, अर्थात वो वास्तविक रूप में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ उत्तर व्यवहारवादी कह रहे हैं कि यदि आपको राजनीतिक अध्ययन करना है तो बिना मूल्यों के आप अध्ययन कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब हम अध्ययन करें तो सबसे पहले ये तो तय होना चाहिए कि हमारे समाज के सर्वोच्च मूल्य कौन से हैं। तो क्या हमारे समाज के जो सर्वोच्च मूल्य उनका साथ हम नहीं दें? जैसे विशेषकर उत्तर व्यवहारवादी किसकी बात करते हैं? उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। साम्यवादी शासन प्रणाली, अधिनायकवादी शासन प्रणाली का खुलकर ये विरोध करते हैं। और आज हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में उदारवादी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जीत हुई है। कब से? जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। नोट कीजिएगा। तो क्या है? ये मूल्यों की बात कर रहे हैं, मतलब व्यवहारवादी केवल तथ्यों की बात कर रहे हैं, जबकि ये मूल्यों की बात करें। इनका कहना यह है कि शोध तो की जाए लेकिन वास्तविक रूप में उस शोध का जो झुकाव है समाज के जो सर्वोच्च मूल्य हैं उनके संदर्भ में होनी चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? मैं आपको पहले बता चुका हूं, उत्तर व्यवहारवादी तथ्य और मूल्य दोनों की बात करते हैं। पांचवा लक्षण क्या है भाई? मानव मूल्यों की रक्षा में बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका। ध्यान दें, व्यवहारवादी बुद्धिजीवियों को केवल इतना कह रहे हैं कि आप शोध कीजिएगा, आप तथ्य एकत्रित कीजिएगा, मतलब वो केवल सिद्धांतों के निर्माण में जुटे हुए हैं, इससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि समाज में जो सर्वोच्च मूल्य हैं, अच्छे मूल्य हैं, उनकी रक्षा करें या ना करें। क्यों? क्योंकि वो तो कैसा अध्ययन कर रहे हैं? मूल्य निरपेक्ष अध्ययन कर रहे हैं, मूल्य से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी क्या कह रहे हैं कि मानव मूल्य की रक्षा में बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका है, अर्थात हमारे समाज के जो सर्वोच्च मूल्य हैं उनकी रक्षा बुद्धिजीवियों के द्वारा की जानी चाहिए। बुद्धिजीवियों का तात्पर्य यहाँ क्या है? जो शोध करने वाले, जो शोध करता है, जो शोध करता है, तो उनके द्वारा वास्तविक रूप में समाज के जो सर्वोच्च मूल्य विशेषकर कौन से हैं? बार बार कह रहा हूं, उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्य, जैसे स्वतंत्रता, समानता, विधि का शासन होना चाहिए, वहां पर जनता को अर्थात व्यक्तियों को अधिकारों का मतलब मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, वहां पर संविधानवाद की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि उत्तर व्यवहारवादी मानव मूल्यों की रक्षा में बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका की बात करें कि बुद्धिजीवियों को आगे बढ़ चढ़ करके मानव के जो सर्वोच्च मूल्य है उनकी रक्षा करनी चाहिए, जबकि व्यवहारवादी इसके बारे में पूर्णतया मौन है, क्योंकि उनका कहना ही यही है कि यदि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हम करेंगे तो वास्तविक रूप में मूल्य सापेक्ष अध्ययन हो ही नहीं सकता, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन होगा, अर्थात मूल्यों से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये मूल्यों को एक तरफ रख देते हैं। छठा लक्षण क्या है? राजनीति विज्ञान कार्य विज्ञान व मनन विज्ञान दोनों ही है। नोट करें, राजनीति विज्ञान कार्य विज्ञान व मनन विज्ञान दोनों ही है। नोट कर लिया? छठा लक्षण होगा ये। अब इसका भावार्थ क्या है समझे भाई। इससे पहले जो व्यवहारवादी थे वो केवल किसकी बात कर रहे थे? मनन विज्ञान की बात कर रहे थे, अर्थात उनका कहना था कि शोध के ऊपर बल दिया जाए। किसके ऊपर बल दिया जाए? शोध के ऊपर बल दिया जाए, जिससे कि सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके और राजनीति के बारे में भविष्यवाणी की जा सके। मगर उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि जो शोध की जा रही है, जो सिद्धांत की स्थापना की जा रही है, उनका व्यवहार में प्रयोग हो सकता है या नहीं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी क्या करें कि राजनीति विज्ञान ठीक है, शोध तो करे, मतलब मनन विज्ञान तो है, मनन विज्ञान तो है, अर्थात यहाँ अनुसंधान पर, शोध पर, तकनीकों पर बल तो दिया जाएगा, लेकिन साथ में ये भी तो देखा जाए कि व्यवहार में उसका प्रयोग हो पाता है या नहीं। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि राजनीति विज्ञान मनन विज्ञान के साथ ही कार्य विज्ञान भी है, अर्थात उसको व्यवहार में जिन सिद्धांतों का निर्माण किया जा रहा है उनका व्यवहार में भी प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि व्यवहार में प्रयोग हो रहा है तो शोध ठीक है, अन्यथा वह शोध उचित नहीं है, वह शोध सार्थक नहीं है। इसलिए आप क्या समझे इससे? उत्तर व्यवहारवादी क्या कर रहे हैं? छठा लक्षण कि राजनीति विज्ञान कार्य विज्ञान में मनन विज्ञान दोनों है, मतलब शोध करें मगर उस शोध का व्यवहार में, शोध से जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, जो सिद्धांत बनाए गए हैं, उनका व्यवहार में भी प्रयोग होना चाहिए। और भाई अंतिम सातवां लक्षण क्या है? व्यवसाय का राजनीतिकरण अनिवार्य एवं वांछनीय है। कैसे? उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि वास्तविक रूप में जो बुद्धिजीवी हैं जी, क्या जो बुद्धिजीवी हैं वो शोध कर रहे हैं, कीजिएगा, लेकिन इसी के साथ में जो
बुद्धिजीवियों से बनी हुई संस्थाएं हैं, जैसे विशेषकर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अन्य अनेक संस्थाएं, उन सभी को मानव मूल्यों की रक्षा के लिए, क्या, मानव मूल्यों की रक्षा के लिए, सर्वोच्च मूल्यों की रक्षा के लिए मैदान में कूद जाना चाहिए, या मानव मूल्यों की रक्षा के लिए राजनीति के मैदान में उतर जाना चाहिए। अर्थात वास्तविक रूप में राजनीति के अंतर्गत बुद्धिजीवियों को महत्वपूर्ण रूप में भाग लेना चाहिए। क्या, बुद्धिजीवियों को राजनीति में महत्वपूर्ण रूप में भाग लेना चाहिए, तो ही समाज के सर्वोच्च मानव मूल्यों की रक्षा की जा सकती है और मानव सभ्यता को बचाया जा सकता है। अन्यथा मानव सभ्यता के विनाश को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए डेविड स्टर्न अर्थात उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवसाय का राजनीतिकरण अनिवार्य एवं वांछनीय है। ये हो गए उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण या प्रासंगिकता के सिद्धांत या प्रासंगिकता का धर्म। क्लियर? इसके बाद में जब ये सारी बातें हमारी समझ में आ जाती हैं, ये बात सत्य है कि उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के विकास का तीसरा चरण है, तीसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु कैसे है? पहला है परंपरागत राजनीति विज्ञान, दूसरा है व्यवहारवाद और तीसरा है उत्तर व्यवहारवाद। बार बार कह रहा हूं, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, आधुनिक राजनीति विज्ञान के विकास के ही दो चरण है। सम व्यवहारवादी ही 1969 के अंतर्गत उत्तर व्यवहारवादी बन जाते हैं। अर्थात उस समय व्यवहारवाद के अंतर्गत जो परिवर्तन की बात की गई है और व्यवहारवाद के बाद में जो कुछ भी परिवर्तन किया जाता है वही उत्तर व्यवहारवाद कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब भाई इसमें कमी क्या है? नंबर 1, उत्तर व्यवहारवाद में अंतर्विरोध है। क्या समझे आप इससे? उत्तर व्यवहार में अंतर्विरोध क्या है भाई? समझिए क्या है कि किसकी बात करते हैं भाई? मूल्य और तथ्य दोनों की बात करते हैं ना। कितनी बार मैंने आपको बताई बात, तथ्य और मूल्य दोनों की बात करते हैं ना, कि भाई तथ्य एकत्रित कीजिएगा, शोध कीजिएगा, लेकिन वह सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में सार्थक होनी चाहिए। इसका मतलब समाज के उच्च मूल्यों की रक्षा की बात कर रहे हैं ये, और विशेषकर उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की बात करते हैं ये। ठीक है। अब अंतर्विरोध क्या है? अंतर्विरोध ये है कि भाई एक तरफ ये आदर्शवादी अध्ययन की बात भी कर रहे हैं क्योंकि मूल्यों की स्थान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ यथार्थवादी अध्ययन की बात भी कर रहे हैं। इसका मतलब वैज्ञानिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। तो वास्तविक रूप में या तो आप आदर्शवादी बन सकते हैं या यथार्थवादी बन सकते हैं, या तो आप वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कीजिएगा या दार्शनिक पद्धति का प्रयोग कीजिएगा, मगर यहाँ पर एक ही साथ दोनों के प्रयोग की बात की जा रही है। इसलिए एक तरफ कुछ कहा जा रहा है, दूसरी तरफ कुछ कहा जा रहा है। इसी को कहेंगे अंतर्विरोध। अर्थात ये एक ही साथ वास्तविक रूप में आदर्शात्मक और यथार्थवादी अध्ययन की बात करते हैं, तथ्य और मूल्य के अध्ययन की बात करते हैं। यही है इसका अंतर्विरोध। ठीक। दूसरी कमी क्या है भाई? ये जो आपने इसके लक्षण देखे, इसके अंतर्गत कमी निकालेंगे हम। क्या? अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। क्या? अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये अवैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि इन्होंने जब ये कह दिया कि मूल्यों को यहाँ पर स्थान दिया जाना चाहिए, जब मूल्यों को स्थान दिया जाएगा, या हम ये कहें कि सबसे पहले कह रहे हैं तकनीक से पहले सार का महत्व, अर्थात तकनीक का प्रयोग करने से पहले उद्देश्य तय किया जाना चाहिए। तो जब उद्देश्य पहले तय कर लिया तो इसका मतलब हम पूर्वाग्रह से पहले ग्रसित हो गए। हम उस विषय का ही तो शोध करेंगे जो विषय हमें बहुत ज्यादा पसंद है, उसको हम पहले चुन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो गए। हम मीन्स शोधकर्ता पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो गया है। जब पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो गया है तो फिर वो वैज्ञानिक नहीं हो सकता। क्या होगा? फिर वो अवैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, क्योंकि उसका जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो वैज्ञानिक नहीं है बल्कि अवैज्ञानिक। अवैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि
उद्देश्य तो पहले तय कर लिए उसने कि भाई किसके ऊपर शोध करनी है, और उसके बाद में अपनी इच्छा अनुसार तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए अवैज्ञानिक है। तीसरा क्या है, यह मीन्स उत्तरी व्यवहारवाद, यह अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की प्रतिनिधि विचारधारा है। बिल्कुल ठीक बात है। ये वास्तविक रूप में व्यवहारवाद का प्रारंभ ही अमेरिका में हुआ और वहीं पर व्यवहारवादी उत्तर व्यवहारवादी बन जाते हैं। और इनका जो मूल उद्देश्य था वो ये था, क्या था कि ये उस समय वास्तविक रूप में जब दुनिया में शीत युद्ध चला हुआ था, पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, साम्यवादी गुट, पूंजीवादी गुट, जिसको कि कोल्ड वॉर, शीत युद्ध की संज्ञा दी जा रही थी। अब ऐसी स्थिति में ये चाहते थे, क्या चाहते थे कि भाई साम्यवादी विचारधारा का प्रचार रुके, फैलाव रुके। इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने व्यवहारवाद के अंतर्गत क्या किया, यथास्थिति को बनाए रखने की बात की है, रूढ़िवाद की बात की है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी कॉन्सेप्ट दी है, अवधारणा दी है, पॉलिटिकल सिस्टम, संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, उपागम, तो इनका भी मूल जो उद्देश्य है वो यही है कि यथास्थिति को बनाए रखना चाहिए और साम्यवाद का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, फैलाव हो रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। तो वास्तविक रूप में यहाँ पर आलोचकों का कहना है कि उत्तर व्यवहारवादी भी वही काम कर रहे हैं। ये केवल ही केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के ऊपर बल दे रहे थे, इसलिए उन्होंने मूल्यों की बात की है। और मूल्य क्या है, मूल्य की रक्षा की बात कर रहे हैं नहीं कि मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए, सर्च मूल्य की रक्षा होनी चाहिए, तो कौन से मूल्य की बात कर रहे हैं, उदारवादी मूल्यों की। और आज पूरी दुनिया में वास्तव में उदारवादी विचारधारा की जीत भी हो गई है। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया है, इसलिए माना जाता है कि उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्य ही सर्वोच्च मूल्य हैं। और यहाँ तक कह दिया गया है कि हमने अंतिम सत्य को प्राप्त कर लिया है। अंतिम सत्य उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की जा रही है। इसलिए आलोचक कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की प्रतिनिधि विचारधारा है। राष्ट्रीय हित का मतलब जानते, मतलब जब एक देश जो होता है अपनी विदेश नीति तय करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके दो हित होते हैं, एक तो प्राथमिक हित होता है, एक गौण हित होता है। मतलब राष्ट्रीय दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक हित, गौण हित। प्राथमिक हित में क्या होता है, जो सीमाओं की रक्षा की जाती है इसकी बात होती है, और गौण हित में क्या होता है, जैसे विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक, इसी के साथ में जो राजनीतिक समझौते होते हैं, संधियां होती हैं, वो गौण हितों के अंतर्गत आती हैं। तो अमेरिका ने वास्तविक रूप में अपने राष्ट्रीय हितों की ही बात इसके अंतर्गत की है, आलोचकों का कहना है। अगली आलोचना क्या भाई, उत्तर व्यवहारवाद मात्र उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर ये बात तो, क्योंकि उदारवादी प्रतिनिधित्व, ध्यान देंगे यहाँ क्या है, उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो उदारवादी मूल्य क्या है भाई, उदारवाद का केंद्र बिंदु तो स्वतंत्रता होता है, जबकि साम्यवादी विचारधारा किसकी बात कर रही थी, समानता की बात कर रही थी। तो वास्तविक रूप में इन्होंने तो केवल ही केवल उदारवादी मूल्यों के प्रतिनिधित्व की बात की है, अर्थात इनका कहना है कि उदारवादी मूल्य ही सर्वोच्च हैं, तो खुल करके इसका समर्थन किया है और साम्यवादी विचारधारा का खुलकर विरोध किया है। इसलिए आलोचकों का कहना है कि वास्तविक रूप में जो ये विचारधारा है, उदारवाद है, विशेषकर उदारवादी मूल्यों का जो प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, ये ठीक है, विकसित राष्ट्र इसको अपना सकते हैं, लेकिन विकासशील राष्ट्रों को इसे अपनाने में परेशानी आएगी। क्यों? क्योंकि आर्थिक दृष्टि से अभी वो गरीब है, कमजोर है, इसलिए इन मूल्यों को अपनाने में यहाँ दिक्कत आती है। और हम ये देखते भी हैं कि विकासशील देशों के अंतर्गत जो उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनको अपनाने में काफी परेशानी आ रही है। हाँ, भारत के अंतर्गत फिर भी इसका ठीक तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, मगर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की हम बात करें तो वहां पर क्या है, उदारवादी मूल्यों का प्रयोग किया जा रहा है? नहीं, वहां पर आए दिन सत्ता में परिवर्तन होता है। तो इसलिए आलोचकों का कहना है कि उत्तर व्यवहारवाद मात्र उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात ये उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों को ही समाज के सर्वोच्च मूल्य मानते हैं, अन्य मूल्यों को सर्वोच्च नहीं मानते। यह भी इसकी कमी है। और अगली जो कमी है वो क्या है, तृतीय विश्व के लिए सीमित महत्व। क्लियर होगी बात, क्या तृतीय विश्व, क्या तृतीय विश्व, इसका मतलब जो विकासशील देशों की बात की जा रही है कि वास्तविक रूप में उदारवादी जिन मूल्यों की बात कर रहे हैं, उन मूल्यों को, वही बात आ रही है, कौन से मूल्य की बात कर रहे हैं भाई, उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों की। तो यहाँ तृतीय विश्व के लिए सीमित महत्व है, अर्थात जो उत्तर व्यवहारवादी हैं, जिन उदार लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करें, उन उदार लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग विकासशील देशों के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वास्तविक रूप में ये देश आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं। इसी के साथ में यहाँ पर सामाजिक विघटन भी हो रहा है, अर्थात सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत भी यहाँ पर काफी बुराइयां हैं, कमियां हैं।
इसलिए भी इन मूल्यों का यहाँ इन देशों में ठीक से प्रयोग नहीं हो सकता। उदाहरण लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, मैं आपको एक बार पुनः बताना चाह रहा हूँ। जैसे स्वतंत्रता को प्रबल देंगे, क्या स्वतंत्रता को प्रबल देंगे, कानून के शासन को प्रबल देंगे, अधिकारों को प्रबल देंगे, अर्थात व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए, अधिकारों को प्रबल देंगे। यहाँ पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था के ऊपर भी बल दिया जाएगा। तो ये है उदाहरण लोकतांत्रिक मूल्य। तो इसका मतलब एक उत्तर व्यवहारवादी जिन मूल्यों की बात कर रहे हैं उनको तृतीय विश्व अर्थात विकासशील देशों के अंतर्गत अपनाने में काफी समस्याएं आती हैं, ऐसा कुछ आलोचकों का कहना है। परंतु क्या हम उत्तर व्यवहारवादियों की जो आलोचना की जा रही है उसको यूं ही स्वीकार कर लें? ठीक है, कमियां हैं, लेकिन हम इसका मूल्यांकन तो करें कि क्या कमियां ही हैं या फिर इन्होंने राजनीति विज्ञान को बहुत कुछ दिया है। यस, उत्तर व्यवहारवाद का राजनीति विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्या कह रहा हूं, राजनीति विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, नोट कीजिएगा। दो बातें होगी, एक लक्षण, पहला बिंदु, पहला पार्ट लक्षण, दूसरा क्या होगा इसका आलोचना, और तीसरा इसका पार्ट बनाएंगे हम क्या, ध्यान दें, क्या, उत्तर व्यवहारवाद का मूल्यांकन। अर्थात यहाँ हमें ये देखना है कि इसमें जो कमियां बताई गई हैं क्या इसमें केवल कमियां ही हैं या वास्तविक रूप में राजनीतिक विज्ञान को इन्होंने कुछ दिया भी है। किसने, उत्तर व्यवहारवाद ने। इससे संबंधित महत्वपूर्ण विद्वान कौन है, डेविड स्टर्न। बार बार करें बात, क्या है, डेविड स्टर्न। तो इसके मूल्यांकन की बात आए तो इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक विद्वान है माइकल हैस एम थियोडर एल बेकर। नोट करें क्या, माइकल हैस है वही, माइकल हैस एवं थियोडर एल बेकर। देखो भाई ये क्या कह रहे हैं, इस उत्तर व्यवहारवाद के योगदान को ध्यान में रखते हुए इसको एक द्वंदात्मक प्रक्रिया के आधार पर समझा रहे हैं। द्वंदात्मक प्रक्रिया जो कि वास्तविक रूप में जिसका पूर्ण रूप में प्रयोग हीगल और कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले तो बात स्पष्ट होनी चाहिए कि द्वंदात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत, क्या कह रहा हूं मैं, द्वंदात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत 3 चरण होते हैं। पहला वाद, दूसरा प्रतिवाद, तीसरा संवाद। ठीक है, अब यहां जब उत्तर व्यवहारवाद के योगदान की बात आई या जब हम इसका मूल्यांकन करें तो माइकल हैस और थियोडर एल बेकर के अनुसार इसको समझ सकते हैं। नंबर 1, वाद क्या है इसका, परंपरागत राजनीति विज्ञान। ठीक है, जिसको कि हमने आपको ठीक से समझा दिया था। ये किसके अध्ययन की बात करते हैं, केवल मूल्यों के अध्ययन की बात करते हैं। नोट कीजिएगा, केवल मूल्यों के अध्ययन की बात करते हैं, मतलब ये मूल्य सापेक्ष अध्ययन करते हैं। नोट कीजिएगा, क्या करते हैं, मूल्य सापेक्ष अध्ययन। तो राजनीति विज्ञान का प्रारंभ क्या है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ परंपरागत राजनीति विज्ञान, परंपरागत राजनीति विज्ञान। और इसके बाद में अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसमें कमियां निकाली जाती हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान में कहा जाता है कि कल्पना के आधार पर राजनीति को नहीं समझा जा सकता, अर्थात वास्तविक राजनीति को समझना है तो ऐसी स्थिति में हमें तथ्य एकत्रित करने ही पड़ेंगे। इसलिए फिर इसका विरोध होता है। अब इसका जो विरोध होता है तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिवाद। और ये किसके द्वारा किया गया है भाई, व्यवहारवाद के द्वारा। ठीक है, तो व्यवहारवाद क्या होगा, इसका प्रतिवाद। दो बातें हो गई, दो चरण हो गए, वाद प्रतिवाद। वाद क्या है, परंपरागत राजनीति विज्ञान, प्रतिवाद क्या है, व्यवहारवाद। क्या है, व्यवहारवाद। अब हमें उत्तर व्यवहारवाद की बात समझनी है तो तीसरा क्या आ जाएगा, संवाद। उत्तर व्यवहारवाद है ये क्या है, संवाद, उत्तर व्यवहारवाद है। तो कैसे, वाद परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्यों के अध्ययन की बात करता है, प्रतिवाद व्यवहारवाद किसके अध्ययन की बात करता है, तथ्यों के अध्ययन की बात करता है। क्लियर। और उत्तर व्यवहारवाद जो संवाद वो किसकी बात करता है, मूल्य और तथ्य दोनों के अध्ययन की बात करता है। यही तो इसका योगदान है। अर्थात उत्तर व्यवहारवादियों ने विशेषकर जो परंपरागत राजनीति विज्ञान और व्यवहारवाद है इसके दोनों के गुणों को तो स्वीकार कर लिया और अवगुणों को छोड़ दिया। क्या कह रहा हूं मैं, सारांश रूप में इन दोनों की जो
अवगुण है उनको छोड़ दिया है। क्या कह रहा हूं, इन दोनों की जो कमियां हैं उनको छोड़ दिया है और दोनों के गुणों को स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर व्यवहारवादी अर्थात जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का तीसरा चरण है संवाद, जिसको संश्लेषण भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत तथ्य और मूल्य दोनों के अध्ययन की बात की जा रही है। अर्थात इनका कहना ये है कि शोध तो की जाएगी, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग तो किया जाएगा, अनुसंधान तो की जाएगा, लेकिन इसके साथ में यह भी तो देखा जाएगा कि शोध की सार्थकता होनी चाहिए। अर्थात वह शोध वास्तविक रूप में जो विश्वव्यापी समस्याएं हैं, क्या कह रहा हूं मैं, विश्वव्यापी समस्याएं हैं, उनके संदर्भ में सार्थक होनी चाहिए। और वास्तविक रूप में, चूंकि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान का मूल उद्देश्य होता है मानवता का कल्याण, मानव जाति का कल्याण, और मानव जाति का कल्याण इसका उद्देश्य है, तो ऐसी स्थिति में समाज के सर्वोच्च मूल्यों की रक्षा करना राजनीति विज्ञान का परम कर्तव्य है। राजनीति विज्ञान का परम कर्तव्य है, दायित्व है। मानव जाति को विनाश से बचाने की जिम्मेदारी भी राजनीति विज्ञान की है। क्या कह रहा हूं, मानव जाति को यदि विनाश से बचाना है तो यह जिम्मेदारी, यह दायित्व भी किसका है, राजनीति विज्ञान का है, जो कि हमें ठीक से निभाना है। और विशेषकर यह जिम्मेदारी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, राज्य वैज्ञानिकों और महाविद्यालय के प्राध्यापकों को निभानी है। यह तभी संभव होगा जबकि शोध के साथ साथ हम समाज के सर्वोच्च मूल्यों को बचाने में अपना पूरा योगदान देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि व्यवहारवाद ने केवल तथ्यों की बात की, वैज्ञानिक पद्धति की बात की है और समाज के जो मूल्य हैं जैसे न्याय और अन्याय सब बराबर है, नहीं। इसलिए तो लियोस्ट्रॉस को मजबूर होकर, विवश होकर के कहना पड़ा कि व्यवहारवाद ने तो वास्तविक रूप में जो कुछ भी किया है, इसका मतलब है गटर की विजय होगी। क्या, गटर की विजय होगी। एक दुखांतक घटना है ये कि सभी मूल्य बराबर नहीं हो सकते हैं। न्याय अन्याय, समानता असमानता, स्वतंत्रता स्वच्छंदता, लोकतंत्र, तानाशाही क्या बराबर है? जी नहीं, बराबर नहीं है। इसका मतलब यही बात उत्तर व्यवहारवादी कह रहे हैं कि समाज के सर्वोच्च मूल्य न्याय, समानता, लोकतंत्र, विधि का शासन, अधिकार, इनकी रक्षा होनी चाहिए और जो विश्वव्यापी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए सुझाव दिए जाने चाहिए। इसलिए यहाँ उत्तर व्यवहारवादी तथ्य और मूल्य दोनों के अध्ययन की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो इससे ज्यादा उसका क्या योगदान हो सकता है? वैसे भी देखा जाए तो राजनीतिक वैज्ञानिक विकास का तीसरा चरण है उत्तर व्यवहारवाद। अब अंत में मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं उत्तर व्यवहारवाद के योगदान के बारे में, क्या कि उत्तर व्यवहारवादी स्वयं ये मानते हैं, क्या मानते हैं कि वास्तविक रूप में जो मूल व्यवहारवाद है उसका ही सुधरा हुआ रूप है ये। क्या? उत्तर व्यवहारवाद मूल व्यवहारवाद का ही सुधरा हुआ रूप है। उसमें जो कमियां थी भाई उनको दूर किया गया। कमियां क्या थी? केवल तथ्यों की बात कर रहे हैं, सब मूल्यों को बराबर मान रहे हैं। न्याय अन्याय, न्याय अन्याय, समानता असमानता क्या बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते बराबर। तो इसका मतलब यह उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद में ही सुधार है। क्या है? सुधार है ये। जैसे हम पिछली वीडियो में आपको डेविड स्टर्न के शब्दों में ही उत्तर व्यवहारवाद का अभिप्राय बताया था, तो उसके आधार पर आप इसको ठीक से समझ सकते हैं। ये हो गया उत्तर व्यवहारवाद। अब यहाँ एग्जाम की दृष्टि से इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनता है। इसके बाद में हम आपको, यदि यहाँ तक भी किसी के समझ में नहीं आया है तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो और बनाएंगे और वो होगा व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक दृष्टि। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।